हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सीरीज। फोटोसिंथेसिस में हम ऑलरेडी लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस दैट इज C3 साइकिल पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जो स्पेशल मैकेनिज्म दैट इज C4 पाथवे अपनाते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। और ऐसा क्यों करते हैं? एक फिनोमिना जो है वेस्टफुल फोटो रेस्पिरेशन, उससे बचने के लिए। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम C4 पाथवे। अब C4 पाथवे में अगर अपन देखें तो C4 इसका मतलब क्या होगा? C4 मींस ऐसे प्लांट्स जिनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, वो होगा 4 कार्बन कंटेनिंग। So now these plants are adapted to dry tropical regions. ये कहां पर मिलते हैं? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। और इनके पास कौन सा पाथवे मिलेगा? C4 पाथवे। Though these plants have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, पर they use C3 pathway और Calvin cycle as the main biosynthetic phase. इसका मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि C4 पाथवे में फूड सिंथेसिस किससे होता है? क्या केल्विन साइकिल होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। केल्विन साइकिल या C3 साइकिल C3 प्लांट्स में तो होगी, बट C4 प्लांट्स में भी होगी। सो यहां पर हम देखते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क कि क्या केल्विन साइकिल होगी C4 प्लांट्स में। नाउ C4 प्लांट्स आर स्पेशल, दे दिया स्पेशल है। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी। They tolerate higher temperatures. They show a response to high light intensities. Lack a process called photorespiration because productivity बढ़ानी है और photorespiration में productivity कम हो जाती है। They have greater productivity of biomass. Now, study the vertical section of the leaves, one of the C3 plant and the other of the C4 plant. अब आपको क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देंगे? हमें ये डिफरेंस मिलेगा कि C3 प्लांट्स में सिर्फ होगा मीजोफिल्स और C4 प्लांट्स में मीजोफिल एंड बंडल शीट्स। तो यहां पर अपन देखें, डू both they have same types of mesophyll? नहीं, ये डिफरेंस है। डू दे हैव सिमिलर सेल्स और द वैस्कुलर बंडल शीट? यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। No. The particularly large cells around the vascular bundles of the C3 plants are called bundle sheath cells. And the leaves which have such anatomy are known as crans anatomy. Crans मतलब होता है ring like. Crans means what? Ring. अब ये जो crans anatomy की बात कर रहे हैं, यहां पर ring like structure है और यहां arranged है आपके वेस्क्यूलर बंडल्स। क्या है बेटा? वेस्क्यूलर बंडल्स। और ये जो शीट है, दिस इज बंडल शीट। बंडल शीट पर बंडल शीट क्या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है? बिल्कुल नहीं। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो सेल्स मिलती हैं, दीज आर मीजोफिल। और ये क्या थे आपके? वेस्क्यूलर बंडल्स। ठीक है। सो नाउ अगर हम बात करें वेस्क्यूलर बंडल्स अंदर की तरफ, उसके जस्ट बाहर बंडल शीट और फिर उसके बाहर क्या मिल जाएगा आपको? मीजोफिल। नाउ crans means breadth and is a reflection of the arrangement of the cells. The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles. मतलब ये जो बंडल शीट दिख रही है, ये सिंगल लेयर नहीं होगी, ये बहुत सारी लेयर बनाएगी, सेवरल लेयर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बंडल शीट फॉर्म्स सेवरल लेयर। अगर कहीं आ जाए कि सिंगल लेयर तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। अराउंड दी वेस्क्यूलर बंडल्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, थिक वॉल्स है जो इम्परवियस है, मतलब अलाउड नहीं करेगी गैस एक्सचेंज। एंड नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती सो गैसेस एक्सचेंज अलाउ हो जाता। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट का एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, मेज और सॉर्गम, टू ऑब्जर्व द crans anatomy एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीजोफिल्स। ठीक है, इट वुड बी इंटरेस्टिंगली
for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections. अब जब आप इनको देखोगे तो क्या दिखेगा? बंडल शीट अराउंड दी वैस्कुलर बंडल्स, और ये बंडल शीट आपको पहचानने में मदद करेंगी कि C3 प्लांट कौन से और C4 कौन से. अगर आपको बंडल शीट मिलती है देन मीन्स इट इज अ C4 प्लांट. ठीक है. Now study the pathway showing in the figure 11.9. अब इस पाथवे में क्या क्या चीजें होंगी, पहले मैं पाथवे आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम उसका कंटेंट देख लेंगे. ठीक है. नाउ हियर वी आर. ये पाथवे आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं. इधर पहली सेल है मीजोफिल, दूसरी सेल है बंडल शीट. सबसे पहले तो यही याद कर लो एनसीईआरटी का डायग्राम. बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा C4 पाथवे याद है पर उल्टा कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया बंडल शीट और अंदर कर दी मीजोफिल. गलत है ना. अरे मीजोफिल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और उसके अंदर है बंडल शीट. नाउ मीजोफिल सेल्स में सबसे पहले प्राइमरी CO2 फिक्सेशन. अगर हम बात करें प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कहाँ हुआ? प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन होता है आपका मीजोफिल सेल्स में. ठीक है. CO2 जैसे ही आया वाटर से मिलके ये बाइकार्बोनेट आयन बना देता है. बाइकार्बोनेट आयन PEP, ये क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ठीक है. ये दोनों कंबाइन होके C4 एसिड, ये C4 एसिड क्या हो गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांसफर हो जाता है, आपके एनसीईआरटी कंटेंट में लिखती है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. तो यहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए ये बना देता है मैलिक और एस्पार्टिक एसिड. ठीक है. मैलिक और एस्पार्टिक एसिड. अब इसके बाद ये C4 अंदर गया, ट्रांसपोर्ट हो गया. कहां से हुआ? प्लाज्मोडेस्माटा, है ना. प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसपोर्ट हो गया ये आपका C4 एसिड. अब C4 एसिड ने बोला कि नहीं यार, मुझे तो फिर से मेरी ही सेल में जाना है जहां से मैं आया हूं. बोले ठीक है, आप जाना चाहते हैं पर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. बोले क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? एक कार्बन आपका कम करना पड़ेगा, वो कार्बन आपको देना पड़ेगा. तो C4 कन्वर्ट होता है C3 में. ये C3 होगा पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड अब ट्रांसपोर्ट हुआ यहां पर, ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया. अब यहां पर ये याद रखना, जो CO2 निकला, दिस स्टेप इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन. अब अगर C4 से C3 बना तो एक CO2 निकला, एक CO2 की कमी हो गई. अब ये CO2 को पकड़ने वाला यहां पर बैठा है रुबिस्को. कौन बैठा है? रुबिस्को. रुबिस्को मीन्स द एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को पकड़ सकता है, दोनों के लिए साइट्स रखता है ना. यहाँ पर वो CO2 को फिक्स करता है, CO2 पकड़ता है. अब बात हुई ये जो PA बना है पायरुविक एसिड, इसको फिर से रीजनरेट करना है PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के पास ये एबिलिटी है कि वो ट्रैप कर सकता है किसको? वो ट्रैप कर सकता है CO2 को, जैसे RUBP के पास थी CO2 पकड़ने की. तो नाउ यहाँ पर ये रीजनरेशन, इस रीजनरेशन में 2 ATP लगते हैं, 2 ATP यूज्ड. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ C4 पाथवे में कितनी ATP यूज हुई, C4 पाथवे में कितनी ATP यूज हुई, तो आप आंसर करेंगे 2 ATP रीजनरेशन में, 2 ATP रीजनरेशन में. उसके बाद अगर हम बात करें केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल में कितनी ATP यूज हुई? 3 ATP. तो इसका मतलब टोटल C4 पाथवे में कितनी ATP यूज हो जाती है बेटा? 5, है ना. तो ये याद रखना कि वो जो 3 ATP आप केल्विन साइकिल में याद कर रहे हो वो तो आपको पता ही है, बट अगर आप पूछें कि 2 ATP कहां से, तो 2 ATP कहां लगती है? रीजनरेशन में. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना. नाउ अब बढ़ जाए, इसका कंटेंट अपन पढ़ लेते हैं. नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन द फिगर. ऑलरेडी स्टडी कर लिया हमने. इसे हम H एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं. H एंड स्लैक पाथवे मतलब इसको HSK,
H and slack pathway भी बोला जाता है. Again, it is a cyclic process. अब इसमें देखो कि होगा क्या. The primary CO2 acceptor is 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate. 3 carbon molecule है phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells. कहाँ पर मिलेगा आपको? Mesophyll cells में. The enzyme responsible for this is PEP carboxylase या फिर इसे बोलते हैं हम PEPcase. This is important to register that mesophyll cells lack rubisco. हाँ, rubisco नहीं है mesophills के पास. किन में? C4 plants में. C3 plant में तो एक ही सेल थी mesophyll. C4 plant बनाते हैं सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या हो गया आपका? नाउ स्टडी द पाथवे shown in the figure. Already हम देख चुके हैं. This pathway has been named H and slack after the discoverer's name. H and slack pathway. It is a cyclic process. अब यहाँ पर देखो प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. जैसे केल्विन साइकिल में 5 कार्बन वाला RuBP था, यहाँ पर है 3 कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. यहाँ पर आपको एक एंजाइम लगेगा. ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं बेटा? मीजोफिल में. एंजाइम लगता है पेप कार्बोक्सिलेज. पेप carboxylase. It is important to register that mesophyll cells lack Rubisco enzyme. The C4, that is oxaloacetic acid, is formed in the mesophyll cells. It is then forms that other 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll, बाद में ये भी बनता है, which are transported to the bundle sheath. तो याद रखना पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में और देन उसका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. इन द बंडल शीट सेल्स दीज C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. वो क्या था आपका? पाइरुविक एसिड. द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू PEP अगेन. फिर से बना. यहां पर एंजाइम लगता है पेप सिंथेटेज. कौन सा एंजाइम लगा? पेप सिंथेटेज. The CO2 released in the bundle sheath enters the C3 cycle or Kelvin pathway, a pathway common to all plants. सभी plants में चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो सभी में होगा क्या? Kelvin cycle for food synthesis. तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ATP मॉलिक्यूल्स कितने लगेंगे ये भी हम देख चुके हैं. नाउ दिस बंडल शीट सेल इज रिच इन एंजाइम. कौन सा एंजाइम? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना. अब यहां पर ये बट इट लैक पेपकेस. याद करो पेप केस नहीं है. किसमें? बंडल शीट में नहीं है. Thus, the basic pathway that result in formation of sugar Kelvin cycle is common in both C3 and C4. चाहे C3 हो चाहे C4 प्लांट हो, खाना बनाने के लिए वो यूज करता है C3 pathway को. Did you note that Kelvin pathway occurs in all mesophyll cells of the C3 plants? बिल्कुल सही है. But in C4 plants it does not take place in mesophyll. क्यों? Because आपका रुबिस्को कहां पर है? मेसोफिल में है? नहीं है. C4 प्लांट्स में रुबिस्को इज प्रेजेंट इन बंडल शीट. तो केल्विन साइकिल भी कहां होगी? बंडल शीट में. नाउ जिस वेस्टफुल प्रोसेस की हम बात कर रहे थे जिससे बचने के लिए C4 प्लांट्स ने अपने अंदर क्रायंस एनाटॉमी लाए वो है फोटो रेस्पिरेशन. फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 लिया, CO2 दिया. अरे भैया CO2 दे दिया मतलब अगर CO2 को यूज करते तो उसका कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए काम आता. पर यहाँ पर हम ना तो कार्बन का यूज कर रहे हैं, फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं और एनर्जी अलग से यूज कर ले रहे हैं. तो ये तो डबली वेस्टफुल प्रोसेस हो गया. फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो किसका फीचर है? C3 प्लांट्स का. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants जिसे बोलते हैं हम photo respiration. To understand photo respiration we have to know a little bit more about the first steps of the Kelvin cycle. The first CO2 fixation step.
दिस रिएक्शन जहां पर RuBP कंबाइंस विथ CO2, देखो तो क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल किसके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ये काम के है हमारे लिए, है ना। बट रूबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड या बायोस्फीयर is characterized by the fact that its active site can bind both CO2 and O2। मतलब जो रूबिस्को है, अगर आप रूबिस्को का स्ट्रक्चर मान लें कुछ ऐसा हो, तो एक साइट तो फिक्स है जहां RuBP बैठा है और एक साइट पे या तो CO2 या तो O2, दोनों में से कोई भी कंबाइन हो सकता है, एंड दिस इज आर रूबिस्को। ठीक है। नाउ कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? रूबिस्को हैज अ much greater affinity for CO2 when the CO2 is to O2 is nearly equal। अगर CO2 और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लगभग लगभग बराबर है तो रूबिस्को किससे बॉन्ड बनाना पसंद करता है? वो पसंद करेगा ऑक्सीजन को। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अब सुनो, दिस binding is competitive. It is the relative concentration of oxygen and CO2 that determines which of the two will combine with Rubisco. In C3 plants, some oxygen binds to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. CO2 fixation जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। Here, the RuBP instead of being converted to two molecules of PGA binds with oxygen, ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया उसने, to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate। देखो क्या क्या बना दिया उसने, ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया, CO2 है ही नहीं पिक्चर में, ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया रूबिस्को ने, तो अब क्या करा, RuBP मतलब रूबिस्को के प्रेजेंस में RuBP ने बाइंड कर लिया ऑक्सीजन से, तो क्या बना, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो कार्बन वाला बना। इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं, याद रखना। C2 साइकिल मतलब फोटो रेस्पिरेशन। देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP, कुछ नहीं, ना तो ATP बना ना शुगर या ग्लूकोज बने। Rather it results in release of CO2 with the utilization of ATP। तो इसने तो ATP यूज कर ली और CO2 को रिलीज कर दिया, तो उल्टा ही काम कर दिया इसने। Now the biological function of photorespiration is not known। फंक्शन नहीं पता इसे, ये अभी तक हम वेस्टफुल ही मानते हैं इसको। In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site। अगर आप उस एंजाइम को ऑक्सीजन दिखाओगे ही नहीं, आसपास आपने क्या बढ़ा के रखा, CO2, CO2 का कंसेंट्रेशन आपने आसपास बढ़ा के रखा, तो रूबिस्को RuBP से किसे बाइंड करवाएगा, क्योंकि रूबिस्को क्या है, एंजाइम है, उसके पास एक्टिव साइट से एक जगह तो RuBP बैठा है, तो दूसरी जगह वो किसको बिठाएगा, CO2 को, क्योंकि ऑक्सीजन का आपने कंसेंट्रेशन आसपास बढ़ा के नहीं रखा। ठीक है। दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड्स फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स में वो टूट चुका है टू रिलीज CO2। This results in increasing the intracellular concentration of CO2। CO2 का concentration हमने बढ़ा दिया। In turn, this ensures that the Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity। तो यहाँ पर हमारा Rubisco अब कैसा काम करेगा, carboxylase जैसा। Now that you know that C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields are based on the above discussion. Can you compare the plants showing the C3 and C4 pathway? अब C3 और C4 pathway के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं C3 plants and C4 plants को। चले नाउ देखो, कुछ नहीं करना आपको, मेहनत आपको चूज करना है वहां पर से, है ना। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ होगी, एक ही प्रकार की तो सेल थी वहां, तो हम बोल देंगे मीजोफिल। पर C4 में बात करें तो C4 में केल्विन साइकिल कहाँ होती है बेटा, बंडल शीथ। ठीक है।
सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर, सबसे पहला CO2 फिक्सेशन जब एक ही सेल है तो मीजोफिल में ही होगा। यहाँ पर पहला CO2 फिक्सेशन हमने देखा था ना, ऊपर कौन सी सेल्स थी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मीजोफिल्स, तो मीजोफिल में हुआ। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, यहाँ पर एक ही प्रकार है, वन, ओनली मीजोफिल। यहाँ पर दो प्रकार है, ठीक है। Which is the primary CO2 acceptor? C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर देख लो, RUBP, C3 में, C4 में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, CO2 को जो पकड़ रहा है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें कितने थे? 5, इसमें कितने हैं? 3। Which is the primary CO2 fixation product? सबसे पहला, ये C3 प्लांट है ना, तो 3 कार्बन वाला बनेगा बेटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इधर 4 कार्बन वाला बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तभी तो ये C3 पाथवे बोलते हैं, ये 4 कार्बन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis. Factors affecting photosynthesis में an understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of the plants. अब सुनो, यहाँ दो टाइप के होंगे, internal and external. The factors include the number, size, age, orientation of leaves, mesophyll cells, chloroplast कैसा है, CO2 concentration अंदर की तरफ मतलब प्लांट के अंदर कैसा है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या है, ये सारे होंगे इंटरनल फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स किसी भी प्लांट के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। जेनेटिक्स मतलब दीज आर डिपेंडेंट अपॉन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, CO2 कंसेंट्रेशन एंड वाटर, ठीक है। Now, as a plant photosynthesize, all the factors will simultaneously affect. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट करता है, सारे फैक्टर्स मिलजुल के अफेक्ट करेंगे, ठीक। Now, hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, पर rate of photosynthesis को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? Usually, one factor is major cause and the other that limits the rate. Hence, at any point, rate will be determined by the factor जो सब ऑप्टिमम लेवल पे है, मतलब जितना चाहिए उससे भी कम है, मिनिमम लेवल पे है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, बस उसी तरह का यहाँ पर एक लॉ दिया है। When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factors comes into the effect. This states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. It is the factor directly affects the quantity of photosynthesis. इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स अगर आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस फैक्टर पे निर्भर करेगा? वो फैक्टर जो सबसे मिनिमम कंसेंट्रेशन पे है, क्योंकि जो चीजें ज्यादा है वो अफेक्ट नहीं करेंगी। अफेक्ट कौन करेगा? जो सबसे कम कंसेंट्रेशन पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ and optimum light and CO2 conditions, the plant may not photosynthesize if temperature is very low. अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी और प्लांट का फोटोसिंथेसिस धीमा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर देख ले बेटा हम, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स चल रहे हैं, लाइट। नाउ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है लाइट इंटेंसिटी का और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। देखो इनिशियली धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट बढ़ाई वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज बढ़ता गया, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया एंड इट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। अब इसके बाद देखो, इसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो सैचुरेट हो चुका है, कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद
लाइट तो बहुत है, सफिशिएंट है, पर दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो गए हैं, दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो गए हैं आफ्टर द पॉइंट बी। लाइट तो भरपूर है, तो दूसरे फैक्टर पॉइंट बी के बाद रेट को डिटरमाइन करेंगे। We need to distinguish between light quality, light intensity and the duration of exposure to light. लाइट क्वालिटी और इंटेंसिटी की बात करें, देखो सबसे पहले लाइट क्वालिटी में आता है आपका वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, और ड्यूरेशन एक अलग कंसेप्ट है, कितनी देर तक आप लाइट का एक्सपोजर दे रहे हैं वो ड्यूरेशन है। फोटो पीरियोडिज्म टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है ना। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन में हम ये ड्यूरेशन ही तो पढ़ते थे, फोटो पीरियोडिज्म, बट वो टॉपिक हट चुका है। नाउ while discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensity. Low light intensity, याद रखना। At higher light intensity, gradually rate does not show further increase as other factors become limiting. हमने वहां देखा ना, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। लो, सिर्फ 10% पे ही पेट भर जाता है पौधे का, लाइट सैचुरेशन हो जाती है। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। मतलब जनरली अगर हम बात करें कि लाइट फ्रीक्वेंटली लिमिटिंग होता है कि रेयरली होता है, सो रेयरली इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। किन के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली लिमिटिंग हो सकता है? उन प्लांट्स के लिए जो शेडी रीजन्स में रहते हैं या फिर ऐसी जगह मिल रहे हैं जहां सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। ठीक है। नाउ इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट से ज्यादा आपने इंसिडेंट लाइट को ले गए तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसेंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं 380 ppm। ये किसमें है? CO2 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसेंट्रेशन कितना है? 380 ppm। अब देखो सैचुरेशन कब आ जाता है? C4 का पेट कब भरेगा और C3 का कब भरेगा, है ना। Now increases concentration up to 0.05%, मतलब 500 ppm अगर कर दिया आपने, it cause increase in CO2 fixation rate. Beyond this level, it can damage the internal system. अगर CO2 concentration इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है और फिर आपका इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ेगा। The C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration. सुनो, at low light intensity neither group respond. क्यों ऐसा? अरे भाई जब लाइट इंटेंसिटी लो है ना तो लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। जब CO2 पे जाओ मत, कौन है लिमिटिंग फैक्टर लो लाइट इंटेंसिटी पे? लाइट खुद। बट अगर लाइट प्रॉपर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, सो बोथ C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. What is important to note that the C4 plants show saturation at about 360 micro per liter. अब सुनना यहाँ पर, अगर हम इसे लिखना चाहें C3 प्लांट का सैचुरेशन, C3 का सैचुरेशन कब आ जाता है? C3 का सैचुरेशन आएगा 450 ppm या माइक्रो पर लीटर, और C4 का सैचुरेशन कब आ जाता है? 360 ppm। तो आप देख के बता दो कि ऐसे कौन से ग्रुप के प्लांट्स हैं जिनके लिए कभी CO2 लिमिटिंग हो ही नहीं सकता? C4 याद करो। C4 क्या रिक्वायरमेंट कितना है? 360 ppm CO2 पर एटमॉस्फेयर में कितना है? 380 ppm। तो
CO2 cannot be limiting factor for C4 plants. अरे यही तो बेचारे वो मैकेनिज्म अपना रहे हैं ना, C4 पाथवे में क्या किया जा रहा है, इंटरनली CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाए रख रहे हैं, तो उसका सैचुरेशन जल्दी अचीव हो जाता है. Now, while C3 respond to an increase of CO2 concentration and saturation beyond 450. Thus, current availability of CO2 level is limiting to C3 plants. तो limiting सिर्फ किसके लिए हो सकता है, C3 के लिए. The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops. अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कुछ ऐसे C3 प्लांट्स, उन्हें आप ग्रीन हाउस में कल्टीवेट कर सकते हैं जहां पर ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन रखा जाता है. ठीक है, सो याद रखना, बेल पेपर, शिमला मिर्च. सो दे आर allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yield. Temperature. The dark reaction being enzymatic. देखो, डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व है और इसीलिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा असर किसी पे पड़ेगा तो वो डार्क रिएक्शन होगा. द लाइट इंटेंसिटीज आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव. दे आर अफेक्टेड much lesser extent. The C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have a much lower temperature optimum. याद रखो ना, क्योंकि C4 plants क्या है, ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट है, तो उनका जो सेंसिटिव कंडीशन है या वो हायर टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on habitat, कहाँ रह रहे हैं. ट्रॉपिकल प्लांट्स का हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा और टेम्परेट प्लांट्स के लिए लोअर टेम्परेचर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर. ठीक है, अब अगर हम पानी की बात करें तो वाटर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. अगर पानी कम है सॉइल में, प्लांट को पानी कम मिल रहा है, देन प्लांट इज अंडर वाटर स्ट्रेस. और अगर वाटर स्ट्रेस में है देन प्लांट अपने अंदर से निकालेगा एक स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बाद तो हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन. ठीक है, सो जब हम बात करते हैं वाटर स्ट्रेस की, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड निकला जो स्टोमेटा को बंद करा देता, और स्टोमेटा बंद हो गए तो CO2 नहीं आ पाती, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया. तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर इज रैदर इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली करता है. वाटर स्ट्रेस कॉज स्टोमेटा टू क्लोज, रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी. वाटर स्ट्रेस बिसाइड्स इट ऑल्सो कॉज विल्टिंग, पत्तियों को मुरझाता है. अगर पत्तियां मुरझा गई तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम हो गया, तो फिर अगेन फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है. नाउ कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोर्शन, समरी. ठीक है, समरी में ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली टेकन इन बाय द लीव्स through stomata and used for making carbohydrates, principally glucose and starch. Photosynthesis takes place only in the green parts of the plants. देखो, सिर्फ हरे भरे पार्ट्स में, सिर्फ पत्तियां हैं ये नहीं बोल रहे, green parts, और mainly leaves. Within the leaves, the mesophyll cells have a larger number of chloroplasts that are responsible for CO2 fixation. CO2 fixation के लिए responsible है. Within the chloroplast, membranes are sites for the light reaction, while the chemosynthetic pathway, मतलब डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज कहाँ होगा, स्ट्रोमा में. Photosynthesis has two stages, light reaction, carbon fixing reaction. ठीक है, in the light reaction, the light energy is absorbed by the pigments present in the antenna and funneled to the special chlorophyll. याद रखो भैया, ये कितना बढ़िया सेंटेंस लिखा है. सारे पिगमेंट्स मिलके
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के सारे पिगमेंट्स मिलके लाइट को ट्रैप करते हैं, फनल्ड करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ भेजते हैं। किसकी तरफ? रिएक्शन सेंटर की तरफ, called reaction center. There are two photosystem, PS1 and PS2. PS1 has 700 nanometers absorbing chlorophyll P700 molecule and its reaction center, while PS2 has a P680 reaction center that absorbs red light. After absorbing light, electrons are excited and transferred through PS2 and PS1 and finally to NAD, forming NADH. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हमने अभी बात करी थी केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताता है कि आप किस तरीके से एटीपी फॉर्मेशन करवाते हैं, NADPH का फॉर्मेशन कराते हैं, जो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट थ्रू F0 पार्ट ऑफ द ATPase एंजाइम रिलीज इनफ एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP. Splitting of water molecules is associated with PS2. हाँ, हमने देखा ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, पर अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एट PS2. In the carbon fixation cycle, CO2 is added by the enzyme Rubisco to a 5-carbon compound RUBP, substrate A RUBP, that is converted to 2 molecules of 3-carbon containing phosphoglyceric acid. This is then converted to sugar by Calvin cycle and the RUBP is regenerated. During this process, ATP and NADPH synthesized in the reaction are utilized. यहाँ पर energy assimilates या intermediates का utilization होता है. Rubisco also catalyze a wasteful oxygenation reaction जिसे हम photorespiration बोलते हैं. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोटो रेस्पिरेशन में CPM लगता है. CPM मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये 3 लगते हैं इसी सीक्वेंस में. Some tropical plants show a special photosynthesis mechanism called C4 pathway और इनका जो पहला CO2 fixation product है वो था 4 कार्बन वाला. इनमें स्पेशल मिलता है बंडल शीट और बंडल शीट में होती है Calvin cycle. So this completes the most important chapter of plant physiology, that is photosynthesis. इसके बाद हम देखेंगे respiration in plants. Thank you so much.